वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने सुशांत की बहन से बातचीत की है। आपको बता दें कि बहन का ये कहना है कि सुशांत को किसी किस्म की आर्थिक तंगी नहीं थी। वो डिप्रेशन में जरूर थे, लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि वो सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। बहन ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिन से सुशांत ने दवा लेनी बंद कर दी थी। वो काफी परेशान रह रहे थे। हालांकि जो व्यवहार था सुशांत का वो नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था। बातचीत में पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रहे थे। बहन की जुबानी हम आपको ये तमाम बातें बता रहे हैं जो कि बहन ने पुलिस को बताई हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आप इस पूरी खबर पर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। कब तक हो सकता है अंतिम संस्कार? कोई वक्त तय किया गया है? जी देखिए उनके जो उनके परिजन है, उनके पिता है, वो मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकल चुके हैं और वो सीधे अभी जाएंगे कूपर हॉस्पिटल। और जो अंतिम संस्कार है वो विलेपार्ले के पवन हंस में वहां पर होगा। आपको बता दें कि लेकिन यहाँ पर जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज है। पिछले 1 घंटे से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, बांद्रा स्थित इस घर पर जो है जांच कर रही है। काफी अहम जानकारियां वो इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही हमें बताया जा रहा है कि उनकी बहन है वो भी अभी कुछ ही देर में कूपर हॉस्पिटल पहुंचेगी। तो कूपर हॉस्पिटल में वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है और थोड़ी एक जो है अंतिम विदाई वहां पे दी जाएगी और उसके बाद वहां से उनके शव को जो है वो पवन हंस के जो विलेपार्ले स्थित जो शमशान घाट है वहां पे लेके जाया जाएगा। आपको बता दें ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 10 मिनट का वहां से रास्ता है और वहीं पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जिस तरीके से हमें जो पुलिस ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि लगभग 3 से 4 बजे के करीब जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी अगर लौटेंगे आपके पास सौरभ, आपसे और जानकारी लेंगे। इस बीच सुशांत के रिश्तेदार की बात सुन लेते हैं। हमें सूचना मिली न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि उनका इस तरह से आत्महत्या हो गया है, आत्महत्या कर लिया गया है। और हम लोग ये सुन के काफ़ी मर्माहत हैं और पता नहीं कैसे किस साजिश के तहत उसको मारा गया, ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है। हम लोग इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। सुशांत जी को जितना मैं जानता हूं, उस परिवार को, आधा परिवार पूर्णिया, आधा ये लोग चौथम आ गए। एक ऐसा कर्मयोगी थे और एक अच्छे इंसान थे और जो व्यक्ति नीचे से स्ट्रगल करके बिहार को गौरवान्वित किया था, बिहार अवसान में चला गया। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच हो। मैं अभी उस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोई न कोई गहरी साजिश लगती है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, बहन का बयान तो ले लिया गया है, लेकिन जिन 2 लोगों से अपनी मौत से पहले सुशांत ने फोन पर बात की थी, उनका बयान कब तक दर्ज होगा? जी देखिए उनका भी बयान ले लिया गया है। महेश शेट्टी नामक उनके दोस्त है। दरअसल उन्होंने उनके साथ जो सीरियल्स है उसमें उन्होंने उनके साथ काम किया था। काफी क्लोज दोस्त है। जो भी उनकी जो पर्सनल बातें भी होती है वो सिर्फ उनसे ही शेयर करते थे। तो उनका जो स्टेटमेंट है वो काफी ज्यादा अहम था। तो कल मुंबई पुलिस ही नहीं, साथ ही जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है उन्होंने भी उनका स्टेटमेंट लिया। अब कुछ चीजें सामने आ रही है। ये है कि सबसे पहले तो वो फाइनेंशियल एंगल को रूल आउट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस वैसी कुछ थी नहीं। तो उनकी जो जांच का विषय है वो डिप्रेशन पे आके ही रुका हुआ है। ये डिप्रेशन जो है पिछले 6 महीने से उनका इलाज तो चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। तो उनकी जो बहन है वो इस बांद्रा स्थित घर पर लगभग 2 बार उनको मिलने भी आई थी और उनका कहना था कि हाँ उनकी तबीयत खराब थी, उनको पता था कि उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो हालात बिगड़े, जो आखिरी बात हुई और उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो कभी सोच नहीं सकती थी। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो उनका फोन सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा की है पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उस
उनके फ़ोन का जो पासवर्ड है वो उनके मैनेजर को पता था, जिसके चलते वो फ़ोन से अब पता चलेगा कि उन्होंने कॉल्स किसको किए थे, उनको कॉल्स किसके आए थे, क्या कुछ मैसेजेस थे जो उनके किसी और के साथ बातचीत क्या चल रही थी। तो लास्ट पिछले कुछ दिनों में उनकी मानसिक हालत कैसी थी, वो क्या कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो वो फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अहम जानकारी सामने आ सकती है। दूसरी अगर जो बात करें तो उनकी जो करीबी मित्र है वो अब अस्पताल पहुंच चुकी है, वहां पर मौजूद है और अब उनके परिवार वाले भी मौजूद है, तो वहां से भी और अहम जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन बहरहाल हम बता दें कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम आई थी वो 1 से 1.5 घंटे बाद अब आखिरकार यहाँ से चली गई है। बस कुछ ही देर पहले यहाँ से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम थी, लगभग 3 लोगों की ये टीम थी, वो सारे जो एविडेंस कलेक्ट करने आई थी। उसके पहले मुंबई पुलिस की भी एक बड़ी टीम आई थी, खुद डीसीपी लेवल के ऑफिसर यहाँ पर आए थे, वो भी अब यहाँ से चले जा चुके हैं। अब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर यहां पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। कल अमित शाह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल से भी मुलाकात की थी और कोरोना के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया था। आज अमित शाह ने दिल्ली के सियासी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, बीजेपी से आदेश गुप्ता, कांग्रेस से अनिल चौधरी शामिल हुए थे। अब से कुछ ही देर पहले यह बैठक खत्म हुई, जिसमें यह चर्चा की गई कि आखिरकार आगे का एक्शन प्लान क्या होना है, किस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लगाम लगाई जा सकती है। सबको साथ लेकर, सभी एजेंसियों को साथ लेकर जो कल बैठक की थी, कारपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, और आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन सभी का उद्देश्य है कि इस कोरोना महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर करने लगेंगे, और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। एक बड़ा प्रश्न उठता है जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं, लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने एक पेपर एविडेंस के तौर पर पेश किया गृह मंत्री जी को, जिसपे उन्होंने जांच के लिए भेजा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के द्वारा, जिसमें 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जिसमें 2609 बेड हैं, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम से द्वारका में एक हॉस्पिटल है, अंबेडकर नगर में हॉस्पिटल है, एक बुराड़ी में। तो ये आखिर दिल्ली सरकार खेल क्या कर रही है, यह बड़ा प्रश्न उठता है। लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक इस महासंकट को बताया है। कुछ चीजें तय हुई हैं जो आने वाले दिनों में करने की बात कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 1900 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव आया। यहाँ पे 2000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में और बढ़ेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोचेस के जरिए 8000 बेड, और फिर आने वाले दिनों में 500 कोचेस और लेके करीब 16000 बेड उसमें बढ़ने की बात कही गई है। तो दिल्ली में अच्छी बात यह रही कि केंद्र और दिल्ली सरकार में तालमेल तो दिख रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि जंग मिलकर लड़ी जाएगी। दिल्ली में कल तक 41,182 41,182 केसेस थे, जिसमें 2224 केसेस नए ऐड हुए थे, और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 24,032 केसेस एक्टिव हैं, और अभी तक दिल्ली में 1327 डेथ हो चुकी हैं, और जितने लोग इन्फेक्टेड हैं उसमें से लगभग 5800 लोग हॉस्पिटल्स में। मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही, और मेन उसका ये रहा कि केंद्र सरकार भी दिल्ली सरकार भी सब मिलकर काम करेंगे। ये मेयरों के साथ भी कुछ मीटिंग आपकी हुई? उनको भी कहा गया है कि सब मिलके काम करेंगे, उनको भी मिलके काम करना। कोरोना की जो लड़ाई है सबने मिलके लड़ा। टेक्निकलिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। दिल्ली के अंदर काफ़ी फैला हुआ है, और बड़े शहरों में ज़्यादा फैलता है ये कि जहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा क्लोज कम्युनिटी होती है वहाँ ज़्यादा फैलता है। अभी तक जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाली डिजीज़ ये है।
और दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल ने बात साफ कही है कि आगे लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। हालांकि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन दोबारा लगाया जा सकता है। कई सारी जो सेवाएं खोल दी गई थी उन्हें बंद किया जा सकता है, लेकिन अब केजरीवाल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, लॉकडाउन से इनकार कर दिया है। लॉकडाउन की खबर को केजरीवाल ने अफवाह बताया है। फिलहाल लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, दिल्ली सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहां पर भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों के लापता होने का मामला विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सामने उठाया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से जुड़े CISF के 2 कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं। कर्मचारियों को लापता हुए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। घर से वो निकले थे लेकिन ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। तो इन 3 घंटों में इन 2 कर्मचारियों का अता पता नहीं चल पा रहा है। दूतावास के 2 कर्मचारी हैं जो लापता बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इनका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। चीन से बातचीत को सकारात्मक बनाने के सेनाध्यक्ष MS नरवणे के बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान में कहा कि सेनाध्यक्ष बातचीत को कैसे सकारात्मक कह सकते हैं जब ये बातचीत उस इलाके में हुई जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। चौधरी ने कहा कि सेनाध्यक्ष का बयान आत्मतुष्टि जैसा है। जहां दोनों पक्ष, हमारे आर्मी के जब मीटिंग हुई, दोनों पक्ष, वो मीटिंग खबर के मुताबिक चाइना जिस एरिया अभी तक अपना कब्जे में रखा है, उस कब्जे वाली इलाका में ही ये मीटिंग हो रहा है। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे साथ चीन का वार्ता वेरी फ्रूटफुल, मतलब बहुत फलदायक है। मुझे लगता है ये इस तरीके की आत्मतुष्टि किसी को ना होना चाहिए, क्योंकि चाइना हॉट स्प्रिंग में, गलवान में थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जो असली इलाका जो हमारे पेट्रोलिंग आज कुछ दिन पहले तक कर रहे थे, वो इलाका चीन जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। सैटेलाइट कहते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, हमारे बड़ा बड़ा अधिकारी कहते हैं। तो इसी हालत में आर्मी चीफ को बात में थोड़ा संयम रखना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।